आज हम लोग बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार के बारे में। आप सब जयशंकर प्रसाद से परिचित हैं, एक कवि के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में और एक कहानीकार के रूप में। जयशंकर प्रसाद हिंदी के उंगली पर गिने जा सकने वाले उन थोड़े से लोगों में से हैं जिनकी प्रतिभा ने साहित्य की कई विधाओं को समृद्ध किया। और जब मैं समृद्ध कह रहा हूं तो समझिए कि समृद्ध के संपूर्णतम अर्थ में समृद्ध किया, उसकी पूर्णता में समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद की कहानियां, जयशंकर प्रसाद के उपन्यास, जयशंकर प्रसाद की कविताएं या जयशंकर प्रसाद के नाटक, इनमें से किसी को भी छोड़ करके आप उस विधा की बातचीत नहीं कर सकते हिंदी में। नाटक में तो वे एक तरह से उन्नायक ही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद वे दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को एक मजबूत पृथ्वी प्रदान की, एक मजबूत धरती प्रदान की, उसका आकाश भी विस्तृत किया उन्होंने। यानी धरती और आकाश दोनों को मजबूती दी, विस्तृत किया नाटक के क्षेत्र में। कविता के क्षेत्र में तो आपने बार बार पढ़ा होगा कि छायावाद के चार स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। प्रसाद के बिना छायावाद पे कोई बातचीत नहीं हो सकती। वो ब्रजभाषा से आए हिंदी की तरफ, आरंभिक कविताएं ब्रजभाषा में हैं, जैसा कि तब होता था कि ब्रजभाषा में लोग कविताएं लिखते थे। तो वे हिंदी की तरफ आए थे और फिर उन्होंने हिंदी को भी समृद्ध किया और हिंदी की जो कविता है उसे तो समृद्ध किया ही किया। आज भी जब हम कविता पर बात करते हैं तो छायावाद की कविता इसलिए भी महत्वपूर्ण होती है हमारे सामने कि उन कवियों ने भाषा के स्तर पर भी संघर्ष किया और कथ्य के स्तर पर भी संघर्ष किया। जब छायावादी कवियों ने कविताएं लिखने शुरू की तब तक खड़ी बोली हिंदी कविता का जो दौर था वह कुल 2 दशक का भी नहीं हुआ था। यानी कि छायावादी कवियों के सामने भाषा के निर्माण का भी मामला था, क्योंकि कविता के लिए बहुत उन्नत भाषा चाहिए। गद्य तो चलती फिरती भाषा में भी संभव है, लेकिन कविता के लिए ऐसा नहीं माना जाता है और पहले तो बिल्कुल नहीं माना जाता था। आजकल कविताएं चलती फिरती भाषा में होने लगी हैं, लेकिन 20वीं शताब्दी के उन वर्षों में यह संभव नहीं था और संघर्ष ब्रजभाषा से था। भाषा के स्तर पर ब्रजभाषा जिसमें गहरी तरलता थी कविता के लिए, तो प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा ने यह कार्य भी किया। तो कविता के क्षेत्र में भी वे उन्नायक हैं, नाटक के क्षेत्र में भी उन्नायक हैं। कुछ ही निबंध लिखे उन्होंने, लेकिन गहरी अर्थवत्ता से पूर्ण निबंध लिखे जयशंकर प्रसाद ने। और नाटकों का तो क्या कहना है, वो आप सब परिचित हैं। उसके बिना कोई बातचीत नहीं हो सकती। नवोन्मेष भी है उन नाटकों में और विधागत जो ताकत है वो तो वहां शामिल है ही। जहां तक कथा साहित्य की बात है, प्रसाद प्रेमचंद के समकालीन हैं। जाहिर है कि तुलना भी स्वाभाविक है। एक तरफ जहां प्रेमचंद एकदम अपने समय के सीधे यथार्थ की बात करते हैं अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में, जयशंकर प्रसाद अतीत की ओर जाते हैं। वे अतीत में जाते हैं और वहां से कोई विषय वस्तु उठाते हैं और उसके माध्यम से अपने समय को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। काम प्रसाद भी वही करते हैं जो प्रेमचंद करते हैं, तरीका थोड़ा अलग है। जाहिर है कि जब एक समय में 2 बड़े लोग हों तो उनको लेकर के तरह तरह की बातें भी होती हैं। प्रेमचंद और प्रसाद के साहित्य को लेकर भी आलोचकों में इस तरह के मत बनते रहे हैं, मत भिन्नताएं होती रही हैं। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि इन दोनों रचनाकारों के बीच गहरा प्रेम था। इतिहास के माध्यम से प्रसाद ने अतीत के उत्कर्ष की ही बात नहीं की, जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि अपने वर्तमान को समझने की कोशिश करते हैं वे। पुरस्कार कहानी जो आज हम पढ़ रहे हैं, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, यह कहानी भी उसी ढंग की है। हम
इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा जब आप प्रसाद की पूरी बनावट को देखेंगे, उनके तीनों उपन्यासों को देखेंगे, अन्य कहानियों को भी देखेंगे, तो आपकी समझ में आएगा कि प्रसाद का मंतव्य क्या है। ये माना जाता है कि प्रेमचंद से को जवाब देने के लिए कि मैं भी यथार्थवादी कहानियाँ लिख सकता हूँ या उपन्यास लिख सकता हूँ, उन्होंने मधुआ जैसी कहानी भी लिखी थी। प्रसाद ने कंकाल जैसा उपन्यास लिखा उन्होंने। लेकिन ये सही है कि प्रसाद का उत्कर्ष वहाँ अधिक दिखता है जहाँ वो अतीत का उत्खनन करते हुए अपने वर्तमान को परिभाषित करते हैं, उसे समझने और समझाने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। वो ध्रुव स्वामिनी जैसा नाटक हो, स्कंदगुप्त जैसा नाटक हो, या पुरस्कार जैसी कहानी हो, ममता जैसी कहानी हो, गुंडा जैसी कहानी हो, ये तमाम कहानियाँ, आकाशदीप जैसी कहानी हो, जहाँ भी प्रसाद पीछे जाते हैं, भले ही कल्पना के सहारे जाते हों। जैसे इस कहानी में पुरस्कार में जो पृष्ठभूमि है वह उस अर्थ में ऐतिहासिक नहीं है जिस अर्थ में इतिहास को पढ़ा और समझा जाता है, लेकिन एक पुराना कालखंड चुना है इस कहानी के लिए जयशंकर प्रसाद ने। छोटी सी कहानी है ये। एक स्त्री है, एक राज्य जो कोसल है, उस राज्य की कल्पना है इसमें। एक छोटा सा राज्य है जहां बहुत कुछ छिन गया है, कुछ गांव ही रह गए हैं उस राज्य में, फिर भी उसका एक सुंदर अतीत है, स्वर्णिम अतीत है, समृद्ध अतीत है जिस पर लोग गर्व करते हैं। और वहाँ की एक परंपरा है कि राजा प्रतिवर्ष कोई एक खेत चुनते हैं जिसमें हल चलाते हैं और अन्न उपजाते हैं, और उसके बदले जिस किसान का वह खेत है, जिस किसान की वह जमीन है, उसे उसका चौगुना मूल्य दिया जाता है जितना कि मूल्य उस खेत का, उस जमीन का हो सकता है, और वह जमीन राजा की हो जाती है। एक परंपरा है। इस कहानी की पृष्ठभूमि में भी ये चीज़ है। जो कहानी की नायिका है मधुलिका, संवादों के बीच पता चलता है कि उसके पिता कोसल राज्य की रक्षा करते हुए शहीद हो चुके हैं। वो उनकी इकलौती संतान है। उसका एक छोटा सा खेत है जिसके साथ वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है, युवती है वो। इसी बीच राज्य के नियम के अनुसार, प्रतिवर्ष होने वाले उस समारोह के अनुसार, मधुलिका का जो खेत है वह राजा के द्वारा चुना जाता है। और बड़े सुंदर ढंग से उस पूरे दृश्य को प्रसाद ने इसमें दिखाया है कि मधुलिका राजा के साथ साथ है, वो खेत में हल चला रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, और फिर जब असरफियाँ उसको दी जाती हैं तो वह बड़ी विनम्रता के साथ उन असरफियों को अस्वीकार करते हुए राजा पर ही उसे न्यौछावर करना जिसे कहते हैं, वो न्यौछावर कर देती है। राजा क्रोधित होते हैं उस पर, उनको लगता है कि ये अपमान है, तो कहती है कि ये पूर्वजों की जमीन है, मैं इसे कैसे बेच सकती हूँ। राजा इसे ले रहे हैं, इससे मेरा विरोध नहीं है, लेकिन मैं इसका मूल्य नहीं ले सकती। यहाँ पर उसके स्वाभिमान का पता चलता है। वो जानती है कि जो राज्य का नियम है उसे वो तोड़ नहीं सकती, वो उसकी सामर्थ्य से बाहर है। चाहे यह नियम शोषण के तहत हो या जिस भी तहत आप माने, अगर आप इसकी व्याख्या में जाएंगे तो आपको लगेगा कि भले ही उसका चौगुना मूल्य दे दिया गया, लेकिन एक किसान से उसकी ज़मीन को ले लेना एक तरह का शोषण ही है। चाहे जिस भी व्यवस्था के तहत, जिस भी सम्मान के तहत, समारोह के तहत यह किया जाए, वो इसमें है। और एक साधारण नागरिक की क्षमता से बाहर है कि वो राजा का विरोध करे। लेकिन मधुलिका इतना साहस करती है कि वह उन असरफियों को लेने से मना कर देती है और राजा से कहती है कि खेत का विरोध नहीं कर सकती। वो कहती है कि पूर्वजों की जमीन है, मैं इसे बेच नहीं सकती। राजा क्रोधित होते हैं। इस बीच उनके जो मंत्री हैं, लोग हैं, वे उन्हें बताते हैं कि यह उसके पिता के बारे में बताते हैं, और राजा को याद आता है कि कौशल की रक्षा करते हुए वाराणसी के युद्ध में उसके पिता वीर गति को प्राप्त हुए थे। जाहिर है कि राजा वहां से चले जाते हैं और उसी खेत के पास एक वृक्ष के नीचे एक छोटा सा झोपड़ा बना करके मधुलिका रहने लगती है। इसी घटना में एक घटना और घटती है कि मगध का राजकुमार भी वहां देखने आया है। यह दृश्य प्रतिवर्ष बताया गया है कि दूसरे राज्यों के लोग भी वहां आते थे। वो आता है, वह
मधुलिका से प्रभावित भी होता है, लेकिन मधुलिका उस समय उसे प्रणय निवेदन कहें वो उसे अस्वीकार कर देती है। बाद में उसे लगता है अपनी विचारों में खोई हुई, वो सोचती है कि शायद उसे स्वीकार कर लेना चाहिए था, कि अचानक लगभग 3 वर्ष बाद एक दिन अचानक जब बहुत ठंडी रात है और कोई जाहिर है कि ओढ़ने का साधन नहीं है मधुलिका के पास, उसी ठंडी रात में जो अरुण है, जो मगध का राजकुमार, वह उसके दरवाजे पर आ खड़ा होता है। मधुलिका पूछती है कौन, बाहर निकलकर, और वो उसे पहचान जाता है। ये कहती है राजकुमार, संबोधित करती है, वो इसे पहचान जाता है। फिर दोनों में बातचीत होती है और उसका एक प्रस्ताव मधुलिका स्वीकार कर लेती है कि जो राजगृह है, जो महल है, उसके दक्षिण की तरफ एक जो खाली मैदान है, जिसका कि एक तरह से देखें सामरिक महत्व है राजा के लिए, वह जमीन वो राजा से मांग लेती है और राजा उसे दे भी देते हैं, इसे याद करते हुए कि उसके पिता ने कौशल की रक्षा की थी। लेकिन उस जगह का उपयोग जो अरुण है वह अपने एक अन्य उद्देश्य के लिए करता है। वह सोच रहा है कि वह कौशल पर आक्रमण करके उसको जीत लेगा और मधुलिका से भी कहता है कि मैं तुम्हें राजरानी की गद्दी पर बिठाऊंगा, उस आसन पर बिठाऊंगा, और उस क्षण तो मधुलिका इसे स्वीकार कर लेती है। एक गहरा अंतर्द्वंद्व है उसके भीतर उस समय, लेकिन स्वीकार कर लेती है। और अंतिम रात, जिस दिन वो कहता है कि आज की रात निर्णायक है अरुण, कि कौशल के जो सेनापति और अन्य लोग दूसरी तरफ गए हैं युद्ध करने के लिए, वे देर से लौटेंगे, आज निर्णायक रात है, आज मैं जीत लूंगा, और वो चला जाता है कि तुम आराम करो। उस रात उसके भीतर गहरी उद्विग्नता पैदा होती है, अंतरात्मा में एक तरह का कहें उथल पुथल अंतरात्मा में मचती है, और मधुलिका परेशान होकर के बाहर निकलती है कि उसे सड़क पर ही कौशल के सेनापति अपनी सेना के साथ मिलते हैं, उसे पागल स्त्री समझते हैं। वो कहती है नहीं, राजा के पास ले चलो, सारी स्थितियों को बताती है कि आज आक्रमण होगा, दिशा बताती है कि दक्षिण से होगा। तो 80 सैनिकों को वो उधर की तरफ भेज देता है, अपने कुछ सैनिकों को भेज देता है सेनापति, और अन्य सैनिकों के साथ इसको बांध कर ले जाता है राजगृह में। राजगृह में राजा जब मधुलिका को देखते हैं तो कहते हैं कि ये फिर क्यों लाई गई है इधर, क्या उधर इसका जो ज़मीन दी गई है वो खेती के लिए नहीं बना पाई, ये जैसा कि निवेदन करके उसने प्राप्त किया था उसे। राजा के सामने जब पूरा प्रकरण आता है तो राजा बहुत प्रभावित होते हैं। राजा कहते हैं कि एक बार फिर तुमने कौशल की रक्षा की है, तुम्हें पुरस्कार मिलेगा। अरुण बंदी बनाकर लाया जाता है, जनता इकट्ठा होती है, सब लोग उसे मृत्युदंड देने की बात करते हैं। राजा भी कहते हैं कि इसे मृत्युदंड दिया जाएगा, और मृत्युदंड के लिए वो एक तरफ खड़ा कर दिया गया है, जाहिर है बंदी है वो। फिर राजा पूछते हैं मधुलिका से कि तुम्हें पुरस्कार देना ही है, क्या चाहिए? तो वो कहती है कि यदि देना ही है तो मुझे भी मृत्युदंड दें। बहुत मार्मिक कहानी है, ये कथा वस्तु है कहानी की। आप देखें, ये कहानी लिखी है जयशंकर प्रसाद ने उस दौर में जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा है, यानी राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि चीज है। जो व्यक्तिगत प्रेम है एक स्त्री और पुरुष के बीच, जो एक नैसर्गिक प्रेम है, वह स्वाभाविक है, लेकिन राष्ट्र प्रेम से ऊपर नहीं है। पुरस्कार कहानी की जो नायिका मधुलिका है, वो अंततः अपने प्रेम को राष्ट्र प्रेम के लिए कुर्बान कर देती है, लेकिन अपने प्रेम का भी सिर नीचा नहीं होने देती। अरुण उसके नाते बंदी होता है, इसलिए उसके साथ साथ वह भी मृत्युदंड मांगती है। कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। संभव है राजा ने दोनों को माफ कर दिया हो, संभव है राजा ने दोनों को मृत्युदंड दे दिया हो, कहना मुश्किल है। मूल चीज यह है कि कहानी जहां समाप्त होती है वहां प्रसाद कहना क्या चाहते हैं, प्रसाद का मंतव्य क्या है। बहुत आसान था कि मधुलिका अरुण के साथ मिलकर कौशल पर अधिकार कर लेती, रानी बन जाती। एक सामान्य मनुष्य की जो महत्वाकांक्षा होती है कि उसे राजपाट मिले, उसे अधिकार मिले, वो मधुलिका के मन में भी थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन
जो राष्ट्र का प्रेम है वह उसे परेशान कर देता है, पिता की स्मृति उसे परेशान कर देती है। और इन तमाम क्षणों के लिए जयशंकर प्रसाद ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, जयशंकर प्रसाद ने उसके अंतर्द्वंद को दिखाने का जो दृश्य निर्मित किया है, वह अत्यंत प्रभावी है, अत्यंत प्रभावी है। एक रचनाकार की पहचान इसी से होती है कि वह अपनी कहानी में, वह अपने उपन्यास में जिन वजहों से दृश्य सृजित कर रहा है, क्या वे वजहें ठीक ठीक उसमें चित्रित हो पा रही हैं, ठीक ठीक वे वजहें वहां अभिव्यक्ति प्राप्त कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं इस अर्थ में सघन होती हैं। वो आकाशदीप जैसी कहानी भी पढ़ेंगे, वहां भी आपको ये राष्ट्र प्रेम दिखेगा। वह भी एक अविस्मरणीय प्रेम कथा है, आकाशदीप भी, लेकिन वहां भी राष्ट्र का प्रेम सर्वोपरि है। जयशंकर प्रसाद के पूरे लेखन का केंद्रीय विषय है राष्ट्र प्रेम। एक मतलब वे राष्ट्र से ऊपर कुछ रखते ही नहीं, और वही कि अतीत के माध्यम से अपने वर्तमान को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। आप इस पूरी कहानी में प्रवेश करिए और मधुलिका के प्रति आपके मन में सम्मान बढ़ता चला जाएगा। जयशंकर प्रसाद, आप देखें उनकी कोई कहानी पढ़िए, आपको एक तो उनके वहां स्त्री का औदात्य दिखाई देगा। जयशंकर प्रसाद की किसी भी रचना में आप जाएंगे, स्त्री का औदात्य दिखाई देगा। ध्रुव स्वामिनी जैसा नाटक पढ़ रहे हो आप, या ममता जैसी कहानी पढ़ रहे हो, आकाशदीप जैसी कहानी पढ़ रहे हो, या आप पुरस्कार जिस पे आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, यह कहानी पढ़ रहे हो, साधारण स्त्री चरित्र प्रसाद के वहां बहुत कम है। असाधारण व्यक्तित्व है उनके स्त्री चरित्रों का, और मधुलिका का भी बनता है। एक साधारण किसान की बेटी जो अकेली है, और इस कहानी के अंत तक आते आते उसका चरित्र बहुत बड़ा बन जाता है। वह अपने किसी भी कर्तव्य को शिथिल नहीं होने देती। राष्ट्र प्रेम एक कर्तव्य है, महान कर्तव्य है, तो वो उसको निभाती है। प्रेम भी जीवन का एक बड़ा सत्य है, तो वह उसे भी निभाती है। न राष्ट्र को धोखा देती है और न अपने प्रेम को धोखा देती। अरुण को धोखा दिया उसने, उस महत्वाकांक्षी अरुण को धोखा दिया जो दूसरे के राज्य पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन जो उसका प्रेम अरुण है उसको उसने धोखा नहीं दिया। वो उसके साथ मृत्यु दंड के लिए तैयार बैठी है। वो मांग लेती है राजा से, कुछ भी मांग सकती है वो, लेकिन वह प्रेम के साथ जाना पसंद करती है कि दोनों अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया उसने। तो एक महान कहानी, कहानी के शिल्प के स्तर पर भी है ये, सघनता के स्तर पर भी है ये, कथा तत्व के स्तर पर भी है ये, और अपने मंतव्य में भी है ये। इस तरह की कहानियां बहुत सुंदर ढंग से अपने पाठकों के चित्त को निर्मल करती हैं और उनके भीतर कर्तव्य बोध को पैदा करती हैं। उन्हें याद दिलाती हैं कि एक मनुष्य के रूप में उनके क्या क्या कर्तव्य हैं। और एक बड़ी उपलब्धि है एक कथाकार के लिए कि उसकी कहानी पढ़ते हुए जब आपकी कैथारसिस हो, जब आपका विरेचन हो, तो आपको चीज़ें याद आएं, आपको बहुत सारे संदर्भ याद आएं रहें। हम लोग इस कहानी पर जब विचार करें जयशंकर प्रसाद की, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि यह कहानी घटना प्रधान कहानी नहीं है। यह कहानी मूलतः भावनाओं से सृजित की गई है। घटना तो सिर्फ इसमें अगर गिन चुन के लेंगे आप तो दो है, यानी एक जो खेत का अधिग्रहण है राजा के द्वारा, और दूसरा जो अरुण का आगमन है और वो जो आक्रमण करना चाहता है कौशल पर वह। यानी घटना इसमें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इस कहानी में भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। यानी कि यह भावनाओं के आधार पर बुनी गई कहानी है। यदि आप इन भावनाओं में गहरे प्रवेश नहीं करेंगी तो इस कहानी के मंतव्य को समझने में आपसे चूक होगी। इसकी प्रत्येक पंक्ति को गहराई से पढ़ने की जरूरत है। जहां मधुलिका के मन में उथल पुथल मची हुई है, जहां मधुलिका सोच रही है कि उसे क्या करना चाहिए, उन क्षणों को जब आप पकड़ने की कोशिश करते हैं उन भावनाओं के माध्यम से, तो
तो आपको ये समझ में आता है कि प्रसाद चाहते क्या हैं। आपको एक निर्मल मनुष्य के मन की पहचान भी होती है वहां। मधुलिका मूलतः निर्मल मन की एक स्वाभिमानी स्त्री है। थोड़ी देर के लिए उसके मन में आकांक्षा बनी है राजरानी की, लेकिन वह उसे हटा देती है मन से, वह उसे निष्कासित कर देती है अपने मन से, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसके बाद है। ये प्रसाद का जो अपना जीवन मूल्य है वो मधुलिका के माध्यम से इस तरह आता है। तो मतलब जहां जहां कहानी के ब्यौरे हैं, विवरण हैं, उनको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। गहरी विश्वसनीयता देने के लिए भी जयशंकर प्रसाद जाने जाते हैं। वे अपने पात्रों को गहरी विश्वसनीयता देते हैं। आप प्रसाद की कोई कहानी पढ़ें, आपको उनके पात्र अविश्वसनीय नहीं जान पड़ते हैं। जब आप आकाशदीप जैसी कहानी पढ़ते हैं, जहां पर नायिका नायक से बदला लेने के लिए एक तरह से तत्पर है, लेकिन वह उसके प्रेम में पड़ जाती है और गहरा मतलब कहें कि विश्वास पाठकों का अर्जित करते हैं वहां पर प्रसाद। पाठकों के मन में यह बिल्कुल नहीं आता कि ऐसा क्यों हो गया। पाठकों को लगता है कि यही होना चाहिए था। प्रसाद इस ढंग से उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, उस पूरे घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं, भावनाओं का जो पूरा एक तरह से संसार निर्मित करते हैं वो अपनी कहानियों में, वो सब कुछ वहां प्रसाद का दिखाई देता है, सामने आता है। तो ये चीज जो है वो हमें देखने की और समझने की जरूरत रहती है। ये हमें अगर नहीं देखेंगे तो चूक हो जाएगी हमें कहानी को समझने में और जानने में। हम थोड़ा इसकी भाषा पर भी बात करें, उन संवादों पर बात करेंगे हम जिनके माध्यम से कहानी को और अधिक खोला जा सकता है, इस कहानी को और अधिक समझा और समझाया जा सकता है। सीधे हम कहानी से ही कुछ जो अंश हैं उनको देखते हैं, पढ़ते हैं। एक अंश है, भाषा देखिए जयशंकर प्रसाद की, ये छायावादी भाषा है। जयशंकर प्रसाद के वहाँ एक चीज़ अच्छी है कि वे जिस भाषा में कविता लिखते हैं उसी भाषा में उनका गद्य भी है, उनकी कहानियाँ भी हैं, नाटक भी हैं। भाषा के स्तर पर एक रूपता जयशंकर प्रसाद के वहाँ दिखाई देती है। देखें आप, जयशंकर प्रसाद इस कहानी में लिखते हैं, प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित नन्ही नन्ही बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा, मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। अब जब आप ये भाषा पढ़ते हैं तो जाहिर है कि जयशंकर प्रसाद अपनी कहानी के लिए जिस देश काल का चयन कर रहे हैं वहाँ ऐसी ही भाषा की ज़रूरत है। यानी कि वो कौशल की कल्पना कर रहे हैं, उस कालखंड की कल्पना कर रहे हैं जब इस तरह की भाषा, तत्सम भाषा के आचरण की बात की जाती है कि इसी तरह की भाषा का व्यवहार था। खासकर राजगृहों में इसी तरह की भाषा का मामला बनता था और चलती थी। तो ये चीज दिखाई देती है। मगध के राजकुमार के बारे में, मगध का एक राजकुमार अरुण अपने रथ पर बैठा बड़े कुतूहल से यह दृश्य देख रहा था। शब्द देखें, कुतूहल शब्द का प्रयोग करते हैं। वो आया है, देख रहा है, दूसरे राज्य में चीज हो रही है और वो सिर्फ सामान्य दर्शक नहीं है, कुतूहल है उसके देखने में, उसके समझने में। यह अंश बहुत महत्वपूर्ण है जहां पर मधुलिका असरफियों को लेने से मना कर देती है। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत को पुरस्कार दिया। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, वह राजकीय अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु साथ ही उसमें स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्यौछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय की ऊर्जस्वित मूर्ति लोग आश्चर्य से देखने लगे। महाराज की भ्रिकुटी भी जरा चढ़ी ही थी कि मधुलिका ने सविनय कहा। आप यहाँ देखते रहें, प्रसाद की भाषा देखें, एक भी शब्द आपको अनावश्यक नहीं जान पड़ेगा। और विनम्रता का मामला है तो सविनय जैसा शब्द आ गया। रहा राजा की भ्रिकुटी तन रही है तो वह दृश्य भी आपके सामने आ जाता है। देव, यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य के बाहर है। महाराज के बोलने के पहले ही वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर से कहा, अबोध,
क्या बक रही है? राजकीय अनुग्रह का तिरस्कार तेरी भूमि से चौगुना मूल्य है। फिर कौशल का तो यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है। तू आज से राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई, इस धन से अपने को सुखी बना। मधुलिका सुखी नहीं रहना चाहती, वो अस्वीकार कर देती है। वो इसमें प्रसन्न है कि उसने अपने पूर्वजों की जमीन को नहीं बेचा। राजा ने अधिग्रहण कर लिया, राजशाही है, उसमें उसका कोई वश नहीं है, लेकिन उसने अपनी आत्मा को बिकने से रोक लिया। अगर वो स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार कर लेती तो यह माना जाता कि उसने बेच दिया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह भी त्याग का एक रूप है, यह भी सम्मान का एक रूप है, स्वाभिमान का एक रूप है, जो कई बार आम जनता में पाया जाता है, उन लोगों में पाया जाता है जिनके पास बहुत सारे संसाधन नहीं होते, बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती, जिनके पास बहुत थोड़ी चीजें होती हैं, वे लोग भी अपना स्वाभिमान और सम्मान इस तरह बचाते हैं। तो मधुलिका के माध्यम से यह भी दिखाने की कोशिश की है जयशंकर प्रसाद ने। तो तमाम चीजें जयशंकर प्रसाद के वहां आपको ये मिलेंगी। और भी कई अंश हैं इसमें। एक अंश है जहां पर मधुलिका का चित्र बनाते हैं एक तरह से जयशंकर प्रसाद। कह रहे हैं कि दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी, आसपास के कृषक उसका आदर करते, वह एक आदर्श बालिका थी। दिन सप्ताह महीने और वर्ष बीतने लगे। जाहिर है कि उसके पास खेत था, वो भी चला गया, दूसरों के वहां मजदूरी करने लगी। वो चौथे पहर थोड़ा बहुत खा लेती थी, तो स्वास्थ्य पर असर तो पड़ना ही था। लेकिन जब प्रसाद कहते हैं कि तपस्या की कांति है, तो बड़ी बात कहते हैं। वो तपस्या की कांति वही है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपने पूर्वजों की जमीन बेची नहीं है, उसने अपने सुख के लिए पूर्वजों के स्वाभिमान से समझौता नहीं किया है। यही एक भारतीय जीवन मूल्य रहा है, जिसे प्रसाद अपनी इस कहानी में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। राष्ट्र प्रेम और यह भी भारतीय मूल्य कि जो पूर्वजों की चीज है उसे हम कैसे बेच सकते हैं, हम कैसे दे सकते हैं। हमारा काम उसकी रक्षा करना है और अगली पीढ़ी तक ले जाना है। तो जयशंकर प्रसाद अपनी इस कहानी में भाषा और शिल्प के स्तर पर भी उतनी ही ऊंचाई पर खड़े हैं जितनी ऊंचाई पर कथा वस्तु के स्तर पर खड़े हैं, इसकी प्राण वस्तु के स्तर पर खड़े हैं। और पुनः यह कि इसकी प्राण वस्तु राष्ट्र प्रेम और व्यक्ति प्रेम के द्वंद्व में रची गई है, और दोनों को ऊंचा स्थान देते हुए मधुलिका का जो चरित्र है वो बहुत महत्व का बनाया है जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी में। एक उदात्त चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया है जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी में। मुझे उम्मीद है कि पुरस्कार कहानी पर आज की जो यह चर्चा है, इससे आप सबको निश्चित तौर पर फायदा होगा। धन्यवाद।